कहते हैं कि मरने से पहले कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। अगर हम कानून की बात करें तो ऐसा कानून भी मानता है कि अगर किसी जज के सामने या किसी कोर्ट में जब कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो मरने वाला हो और उसके सामने बयान दे रहा हो तो वो कभी झूठ नहीं बोलता है। उसके मुंह से बोले हुए एक एक शब्द सच होते हैं। एक व्यक्ति जो एक दिन अपना वीडियो बनाता है और उस वीडियो में कहता है कि जो मेरी पत्नी है, मेरे मरने के बाद जो मेरी पत्नी है उसको मेरे पास ना आने दिया जाए, और अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को उस कोर्ट के सामने जहां पर मेरा केस चल रहा है उस कोर्ट के सामने जो गटर हो, जो नाली हो, उस नाली में बहा दिया जाए। बस मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो मेरा बेटा है उस मेरे बेटे को मेरे माँ बाप को सौंप दिया जाए, क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो शायद उसको पालने के लिए सक्षम नहीं है। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को पता लगती है, लोग उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग करने लगते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार का एक जिला पड़ता है मुजफ्फरनगर। उस मुजफ्फरपुर के रहने वाले अतुल सुभाष मोदी, जो कि बेंगलुरु में रह करके एक इंजीनियर की जॉब किया करते हैं। 9 दिसंबर को सुबह कंट्रोल रूम को, बेंगलुरु कंट्रोल रूम को एक कॉल जाती है, और उस कॉल के माध्यम से पुलिस को यह जानकारी होती है कि जो एक व्यक्ति है उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंच करके देखती है कि जो वो व्यक्ति है, ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो पुलिस जब उनके बारे में पता करती है तो पुलिस को ये जानकारी होती है कि इनका नाम अतुल सुभाष मोदी है, जो कि एक इंजीनियर के पद पर तैनात थे और ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस बिहार में जो उनका परिवार होता है, उनके परिवार को सूचना देती है। उनके माता पिता वहां से पटना से फ्लाइट पकड़ते हैं और फ्लाइट पकड़ करके तुरंत बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। उनके परिवार के लोगों को पहुंचने के बाद में पुलिस मोदी की लाश को पंचनामा करती है, और पंचनामा करने के बाद में उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस यह जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार इनकी आत्महत्या करने का कारण क्या है, रीजन क्या है। इस चीज के लिए खोजबीन करने लगती है तो पुलिस को उनके घर से एक 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट और एक लगभग 80 मिनट की वीडियो बरामद होती है। उस वीडियो के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चारों तरफ वो वायरल होने लगते हैं। और जैसे ही लोग उन वीडियो को देखते हैं, अतुल सुभाष की उस कहानी को देखते हैं, तो देख करके उनके लिए न्याय की मांग करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, वो व्यक्ति कितनी पीड़ा में रहा होगा, कितने दर्द में रहा होगा जिस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों, ये जो अतुल सुभाष मोदी हैं, ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले होते हैं। इनका इंजीनियर के पद पर, एआई इंजीनियर के पद पर सिलेक्शन हो जाता है और ये बेंगलुरु में रह करके अपनी नौकरी किया करते हैं। सन 2019 में इन्हें एक ऑनलाइन साइट पर एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, संपर्क हो जाता है। अब ये उस लड़की से बात करने लगते हैं। लड़की जब अतुल सुभाष से बातचीत करती है तो बातचीत करने में बहुत ही शालीनता से बात करती है। जितना काम होता है बस उतनी ही बात करती है, जितना वो पूछते हैं बस उसी चीज का जवाब देती है। लड़की काफी पढ़ी लिखी होती है। अतुल सुभाष को ये लगता है कि आखिर इतनी पढ़ी लिखी लड़की अगर हमारी जिंदगी में आ रही है तो हमारी तो जिंदगी ही सुधर जाएगी, और यह सोच करके वो उससे शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इधर जो वो लड़की होती है जिसका नाम निकिता होता है, निकिता के जो पिता होते हैं वो निकिता उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली होती है। निकिता के जो पिता होते हैं वो उस समय बीमार चल रहे होते हैं, इसलिए अब दोनों परिवार इनकी शादी पर दबाव देने लगते हैं, जल्दबाजी करने लगते हैं। और फिर अतुल
और निकिता दोनों शादी कर लेते हैं। शादी बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से होती है। बनारस का एक लॉज होता है, एक होटल होता है, उस होटल में निकिता और सुभाष की शादी होती है। शादी होने के बाद में निकिता अपने पति सुभाष के साथ मुजफ्फरपुर जाती है। 2 दिन तक ये लोग मुजफ्फरपुर में रुकते हैं और उसके बाद फिर जो सुभाष होते हैं वो अपनी पत्नी निकिता को लेकर के बेंगलुरु चले जाते हैं। जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। जिस समय निकिता की शादी हो जाती है, अतुल और निकिता की शादी हो जाती है, उसके कुछ समय बाद ही जो निकिता के पिता होते हैं, जिनकी तबीयत खराब चल रही होती है, एक दिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। उस समय भी अतुल निकिता के घर पर आते हैं। अतुल के जो पिताजी होते हैं वो भी निकिता के घर पर आते हैं। सभी लोग उनके दुख में शरीक होते हैं। लगभग 2 दिन तक सभी लोग जौनपुर में रुकते हैं और उसके बाद में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अतुल और जो निकिता होते हैं वो बेंगलुरु चले जाते हैं। इसी बीच क्योंकि निकिता काफी पढ़ी लिखी होती है, निकिता को एक बेंगलुरु में एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। जहां पर अतुल रहा करते थे वहां से जो निकिता की जॉब करने की दूरी थी वो लगभग 13 किलोमीटर थी। अतुल अपनी बाइक से डेली पहले निकिता को उसकी ऑफिस छोड़ने जाते थे और उसके बाद में वो अपनी ऑफिस जाते थे। अपनी ऑफिस से लौटते थे, लौटने के बाद में वो निकिता को लेने जाते थे और निकिता को लेकर के फिर वो साथ में घर आते थे। इस तरीके से लगभग 50 से 60 किलोमीटर डेली अतुल सुभाष अपनी बाइक से सफर करते थे। परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी बीच जो निकिता होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो अतुल सुभाष होते हैं वो एक दिन निकिता को लेकर के अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि निकिता को थोड़ा काम की जरूरत है, इनसे थोड़ा काम लिया करिए, क्योंकि जो काम करने से जो शरीर का मूवमेंट है वो होता रहता है, जिससे कि बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी समय जो निकिता की जॉब होती है वो जॉब चली जाती है। काम करने के लिए घर पर अतुल की जो माँ होती है वो माँ आ जाती है। फ्लैट जो इनका होता है 1 BHK का होता है, काफी छोटा होता है, काफी कम जगह होती है। उसमें उनकी माँ भी रहती है और उसी घर में फिर एक नौकरानी अतुल सुभाष लगा देते हैं जो खाना बनाने के लिए आती है और एक नौकरानी और आती है जो घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करती है। एक दिन अतुल के परिवार, एक दिन निकिता के मैके से निकिता की माँ, उनका भाई और उनके जो चचिया पिताजी होते हैं, जो चाचा होते हैं, वो निकिता के यहाँ पहुंचते हैं। पर क्योंकि मकान अतुल का छोटा होता है इसलिए अतुल उन लोगों के लिए होटल में एक रूम की व्यवस्था करते हैं और उन लोगों को होटल पे ठहरा देते हैं। अब उन लोगों के मन में ऐसे बात आने लगती है, ऐसी ख्याल आने लगती है कि हमारी शायद अब यहाँ पर कोई इज्जत नहीं रही, और यह बात वो अपनी बेटी निकिता से भी कहते हैं। इसीलिए अतुल ने हम लोगों को होटल में ठहराया है, बल्कि घर में नहीं। अब बात वहां से बिगड़ने लगती है, रिश्ते वहां से बिगड़ने लगते हैं। उसके बाद में जो निकिता होती है, अब परिवार में आपस में मनमुटाव होने लगता है। निकिता सकुशल बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद में फिर निकिता एक दिन अपने मैके आ जाती है। मैके आने के बाद सन 2022 में निकिता अतुल के ऊपर जौनपुर में केस कर देती है। जब 22 से लेकर के 2024 तक अतुल के ऊपर निकिता लगभग 9 धाराएं लगा चुकी होती है। उनमें जैसे कि दहेज की मांग, दहेज उत्पीड़न और हत्या के लिए उकसाना, हत्या का प्रयास, ऐसे बहुत सारे आरोप लगाती है। निकिता यहां तक आरोप लगा देती है कि जो उसके पिताजी, जिनकी तबीयत खराब रहती थी, उनकी जो मृत्यु हुई है वो भी अतुल के उकसाने पर हुई है। अतुल ने ही उनके पिता को मृत्यु के लिए उकसाया है। पर जब डॉक्टर इसकी जांच करते हैं, जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो निकिता के पिताजी की मौत हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। अब अतुल के ऊपर जब ये सारे चार्जेस लग जाते हैं, ये सारे केस लग जाते हैं, अतुल अब जो है बेंगलुरु से जौनपुर कोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं। वो जब कभी वो बेंगलुरु से कोर्ट के लिए आते हैं, कभी कोर्ट बंद होता है, कभी वकीलों की हड़ताल होती है,
उन्हें बार बार वापस जाना पड़ता है, वो परेशान होने लगते हैं। इन 2 सालों में अतुल ने बताया कि वो कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर कोर्ट के चक्कर काट चुके हैं। बात वहां तक तो ठीक होती है, पर एक दिन जब अतुल चाहते हैं कि हमारे इस केस का सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट के द्वारा समझौता हो जाए, जो लड़ाई झगड़ा है उनसे हम बाहर हो जाएं। एक दिन जब अतुल की पत्नी निकिता फैमिली कोर्ट में जज के सामने बैठी होती है और उसी समय अतुल वहां पर पहुंचते हैं। उन दोनों में बातचीत होती है। उसी समय अतुल कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें कि अगर किसी पति को, किसी आदमी को झूठे केस में फंसाया जाए, परेशान किया जाए, तो जिससे परेशान होकर के बहुत से पति अपनी जान दे देते हैं। यह बात सुन करके जो अतुल की पत्नी निकिता होती है वो कहती है कि आप ये खुशखबरी कब दे रहे हैं? पर वहां पर बैठे हुए जो जज साहिबा होती हैं वो ये कहने के बजाय, अतुल की पत्नी को डांटने के बजाय वो हंसने लगती हैं। शायद कहीं न कहीं अतुल के मन में इस बात का बहुत ही बुरा घात लगता है, आघात पड़ता है। अतुल वहां से चुपचाप निकल जाते हैं और निकलने के बाद में वो बेंगलुरु चले जाते हैं। बेंगलुरु में जाने के बाद में जब वो देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से इस तरीके से फंसा दिया गया है कि अब शायद वो बच नहीं सकते हैं। जो भी वो कमाई करते हैं उस कमाई का जितना भी हिस्सा होता है, उनके जो पत्नी है, उसके जो मायके वाले हैं, वो सारा उस सारे पैसे पर वो लोग हक दिखाने लगते हैं। और फिर एक दिन जो उनकी पत्नी कोर्ट केस करती है, उस कोर्ट केस में अतुल से एक मोटी रकम की डिमांड की जाती है, पर जो कोर्ट की जज साहिबा होती हैं वो अतुल को उस बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए देने की हर महीने बात करती हैं। अतुल 40,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उसके बाद भी जो उनकी पत्नी होती है वो हर बात में अतुल को परेशान करने रहती है और ये कहती है कि तुम कब मरने की खुशखबरी दे रहे हो? तुम मर भी जाओगे ना, तब भी मैं आपके घर वालों से ये पैसे वसूलती रहूंगी, क्योंकि जो पति है उसकी पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार होता है। आपके मरने के बाद भी जो आपकी संपत्ति है वो मुझे ही मिलने वाली है। अतुल की जो सास होती है वो भी उनसे इसी प्रकार से बात करती है। इस बात से अतुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और फिर एक दिन 9 दिसंबर को अतुल शायद ये फैसला करते हैं कि अब हमें न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपनी आत्महत्या करने का फैसला करते हैं। आत्महत्या करने से पहले अतुल एक 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखते हैं और उसके साथ में लगभग एक 80 मिनट का अपना वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में, उस सुसाइड नोट में जो बातें उन्होंने कही होती हैं, जब वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तब लोगों के मन में अतुल के प्रति प्रेम उभर जाता है, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है, मरने वाला व्यक्ति शायद कभी झूठ नहीं बोलता है। अतुल कहते हैं कि जो उनकी कमाई का हिस्सा है, जो वो कमाते हैं, उस कमाई से उनके जो दुश्मन हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। वो अपने भाई से ये अपील करते हैं कि जब भी वो मेरी पत्नी अपनी भाभी निकिता के सामने जाए तो कभी भी किसी कैमरे के अकेले मत जाए, उसका कुछ भरोसा करने लायक नहीं है। और उसके बाद में वो एक कोर्ट से भारत की न्याय व्यवस्था से ये अपील करते हैं कि बस मैं आप लोगों से एक ही अपील करता हूं कि जो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को मेरे मरने के बाद मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए, क्योंकि जो मेरी पत्नी है, निकिता है, वो शायद उसकी परवरिश करने के लिए सक्षम नहीं है। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अगर मुझे न्याय ना मिले, और वो कहते हैं कि जब तक मुझे न्याय न मिले मेरी अस्थियों का विसर्जन न किया जाए, और अगर मुझे न्याय न मिल सके तो जिस कोर्ट में मेरा केस चल रहा है उस कोर्ट के सामने जो गटर हो, जो नाली हो, उस नाली में मेरी अस्थियों को विसर्जित कर देना। इस दर्द से आप लोग ये समझ सकते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो इंसान किस मजबूरी में अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार होता है, मजबूर होता है। ये सोच करके ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को
ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।